साथियों, किताब घर प्रकाशन से प्रकाशित एक पुस्तक है 10 प्रतिनिधि कहानियों की, जिसके अंतर्गत भीष्म साहनी की लिखी हुई 10 कहानियां हैं। उन कहानियों में से एक कहानी फूला मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। म्यूनिसिपैलिटी क्लर्क दाताराम की बीवी फूला अपना 2.5 मन का भारी भरकम शरीर थामे पलंग पर बैठी रो रही थी। आंखों में से झरझर गिरते आंसू गालों की गेंदों पर रुकते लुढ़कते, कभी गर्दन के सिलवटों में, कभी छलांग लगाते सीधे कमीज पर गिर रहे थे। गालों के उभार और आंखों के बीच आंसुओं के 2 नन्हे नन्हे ताल बन रहे थे, जिन्हें फूला बार बार पल्ले से सुखाती, मगर वो फिर भर उठते। सिर हिलाती हुई एक हाथ को चिबुक पर रखे वो बार बार कहती, अब माड़ो नहीं आएगी। मैं कहती हूँ अब वो कभी नहीं आएगी। मैं कलमुही, मैं उसे न दुत्कारती तो वो क्यों जाती। बस बहन जी, यहाँ पलंग पर वो मेरे साथ बैठी और मैं उसे कोसने लगी। मोहल्ले की 3-4 औरतें और कई एक लड़के लड़कियाँ फूला के इर्द गिर्द जमा थे, मगर किसी की आंखों में हमदर्दी की एक बूंद तक न थी। लड़कियां तो बल्कि कनखियों से एक दूसरी को देख देख कर मुस्कुरा रही थी। हाँ, गया वक्त हाथ नहीं आता। जो मैं उसे न टोकती तो वह क्यों जाती। मैंने अपने हाथों से घर की लक्ष्मी को निकाल दिया। इस पर पड़ोसिन गोमती की माँ चौकी पर से उठकर फूला के पास पलंग पर आ बैठी और फूला की पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, चिंता मत कर फूला, भला ऐसे कोई दिल हल्का कर लेता है। मैं अब भी कहती हूँ वो यहीं कहीं पर होगी, तो क्यों रो रो कर आधी हुई जाती है। गोमती की माँ का यह कहना था कि सब लड़कियां मुंह छिपा छिपा कर हंसने लगी। हे मूर्ख, यूं भी कोई हंसता है। शर्म हया तो खोट कर पी गई हो, उसे ढूंढने तो जाती नहीं, यहाँ डांग की डांग खड़ी हंस रही हो। फूला ने खिड़की में से झांक कर देखा और फिर हाथ हिलाकर बोली, देखो तो ऊपर कौन सा वक्त आ रहा है। काली रात पड़ने वाली है। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी। चाचा जी आएंगे तो मिल जाएगी चाची। तेरे चाचा जी को क्या पड़ी है, कोई मरे कोई जिए। दफ्तर से उठते हैं, मंदिर जा बैठते हैं। भला मंदिर कहीं भागा जाता है। दोपहर से माड़ो गायब है। उनका दिल भी नहीं किया कि घर आके पता ही कर लूं, जैसे उनकी कुछ लगती ही ना हो। और फूला की देह सिसकियों के साथ साथ फिर थिरकने लगी। माड़ो बीबी जो सुबह से घर से भागी हुई थी और कोई नहीं, केवल एक काले और सफ़ेद रंग की छोटी सी बिल्ली थी। फूला ठीक कहती थी। सुबह उसने आधा प्याला दूध पिया, पलंग के पायते बैठी, फूला की घुड़की सुनी और घर से भाग गई। मैं उसके कौन कौन से गुड़ गिनाऊं बहन जी। मैं उसे छाती से लगा कर सोती थी। रात को वो रोज़ अपना बिस्तर छोड़कर चुपके से मेरे पायते आ घुसती। मैं उसे खींच कर छाती से लगा लेती। कभी उसने मुझे दंग नहीं किया। मैं जो कहूँ नीचे बैठ तो नीचे बैठती, जो कहूँ ऊपर बैठ तो ऊपर बैठती। दूध सामने पड़ा रहता, जब तक मैं न कहूँ मुंह न लगाती। गोमती की माँ वीरा ने हामी भरी, तुमने फूला वो किया जो कोई अपने सगे संबंधियों के लिए भी नहीं करता। तेरा किया तो वो उम्र भर नहीं उतार सकती, पर जो उसका भाग्य ही खोटा था तो तेरा क्या बस। फूला झुककर पलंग के नीचे से एक हरे रंग की छोटी सी दुलाई और पीले रंग की खेसी निकाल लाई। देख वीरा, मैं मोह की मारी उसके लिए क्या क्या बनाती फिरी। जो मैं जानती वो यूं ही बिछोड़ा दे जाएगी तो मैं क्या उसके लिए इतना कुछ करती। और फूला फिर फूट पड़ी। मोटापा बड़ा बेदर्द होता है। छोटी काया वाले लोग रोते हैं तो जल्दी ही संभल भी जाते हैं। मोटा आदमी ना रोना संभाल सकता है ना हंसना। फूला के घर जब माड़ो आती तो फूला के प्यार के बांध टूट पड़ते। दिन भर उसी को खिलाती, उसी से लाड़ करती। दीन दुनिया भूले हुई थी। अब वो जो भाग गई तो फूला की सिसकियां ही न थम पाती थी। ये पहली बार ना था जो माड़ो घर से भागी हो। पिछले साल वो 4 बार भाग चुकी थी, मगर रात पड़ने से पहले अपने आप लौट आती थी। एक बार ब्राह्मणी का बेटा बिश्ना उसे पकड़ कर ले गया तो शाम को उसकी माँ लौट आ गई। एक बार मोहल्ले के चौकीदार को सड़क पर मिली और माड़ो उसके पीछे पीछे चलती चलती आ गई। तीसरी बार बाबूजी उठा लाए, मगर अब अंधेरा पड़ रहा है। जो अभी तक नहीं आई तो ज़रूर कुछ बात हो गई होगी। अब फूला से न रहा गया। बदन को घसीटते खींचते वो पलंग से उतरकर फर्श पर आ खड़ी हुई। शरीर की कुछ सिलवटें खुल खुलकर अपनी अपनी जगह आने लगी और स्थूलकाय फूला अपनी छोटी छोटी टांगों पर अपने बदन का सारा बोझ उतार पल्ला संभालती सलवार को ऊपर खींचती दरवाजे के सामने जा खड़ी हुई
और बार बार बाहर झांकने लगी। फिर उससे ना रहा गया, कमरे में घूम कर आई और गोमती से बोली, जा तो मेरी दुलारी बहन, एक बार देखा, क्या मालूम आ गई हो और कहीं रूठी बैठी हो। मैं शरीर की हारी उसे कहाँ ढूंढने जाऊं। गोमती धीरे से उठी और चाची फूला से मुंह छिपाती, मुंह में दुपट्टा ठोसती बाहर छज्जे पर आ गई। उसके पीछे पीछे उसकी सहेलियां भी निकल आईं। छज्जे पर पहुंचते ही चारों सहेलियां ठहाका मारकर हंस पड़ी। फिर एक धीरे से बोली, हाय बेचारी कितना रोती है। दूसरी ने जवाब दिया, रोएगी क्यों नहीं, सनक जो गई है। चारों सहेलियां माड़ों को ढूंढने के लिए छज्जा पार करके सीढ़ियां उतरने लगी। नीचे पहुंचकर गराज के सामने गई तो गराज बंद था। दरवाजे की छेकों में से झांक झांक कर अंदर देखा। चारों ने माड़ो माड़ो पुकारा, मगर कोई आवाज़ ना आई। फिर वो लौट पड़ी और गराज के पास बड़े सरकारी स्टोर के अंदर झांकने लगी। इधर लड़कियां माड़ों को ढूंढ रही थी, उधर गोमती की माँ वीरा फूला के घुटने पर हाथ रख के कह रही थी, फूला तू किसी का बच्चा गोद ले ले, ये पिल्ले पाल पाल कर तुझे क्या सुख मिलेगा। इधर ब्राह्मणी के 7वां बच्चा हुआ है, कहो तो बात करो। फूला मुश्किल से अपने आंसू पोंछ रसोई बनाने के लिए उठी थी। ले, ये तू कहाँ की बात ले बैठी वीरा, अब मेरी उम्र है बच्चे पालने की। मुझसे अपना शरीर तो संभलता नहीं, मैं बच्चा पालूंगी। कोई पला पलाया 3-4 साल का ले ले। क्यों भला, ये बखेड़ा अब मुझसे नहीं हो सकता। मुझसे अब बच्चों के पीछे नहीं दौड़ा जाता। बच्चे चलने लगे तो उनकी टांगों को पर लग जाते हैं, घर में तो वो टिकते ही नहीं। मैं कहाँ उनके पीछे पीछे भागती फिरूं। फूला ने ऐसी बात कही जैसे बच्चे पालना सचमुच पिल्ले पालने से कठिन काम हो। पड़ोसिनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मुस्कुराई। फिर उनमें से एक दोनों हाथ हिलाकर बोली, हाय कैसी प्यारी थी, उसकी आंखें तो रात को यूं चमके जैसे हीरे हों। मैं तो कहूँ ये बिल्ली पिछले जन्म में कोई घर की नातिन है। फूला की गोद में से तो उतरती ही ना थी। इस पर दूसरी बोली, तू व्याकुल न हो फूला, तुझे देखकर न जाने कैसा कलेजा हो आता है। इतना रोने से क्या मिलेगा। तू अब यही समझ कि उसके इस घर में दिन पूरे हो गए थे। अंधेरा बढ़ने लगा और लड़कियों ने जब माड़ों की कोई खबर ना दी तो वीरा फिर मुंह पर हाथ रखकर बोली, है भला दिन दहाड़े माड़ो चली जाए और हम बैठे एक दूसरे का मुंह ताकते रहें। चल फूला, धीरे धीरे सीढ़ियां उतर चल। जो मोहल्ले में हुई तो भागी हुई तेरी टांगों में लिपट जाएगी। और साथ ही एक लड़के को बाबूजी की तरफ दौड़ाया, भाग कर जा और फूला के बाबूजी को दफ्तर से बुला ला। उन्हें कहना छुट्टी लेकर आ जाएं। फूला और गोमती की माँ और हम सयानों के लड़के लड़कियां जब मैदान में आए तो खबर उड़कर सारे मोहल्ले में फैल गई कि फूला चाचे की बिल्ली खो गई है। पहले जब फूला कभी कभी माड़ों को गोद में उठाकर मैदान में आती थी तो लड़के अपना खेल भूलकर उस पर हंसने लगते थे। अब जो फूला पड़ोसियों के साथ माड़ों को ढूंढने निकली तो तमाशा बन गया। मोहल्ले भर के लड़के फूला के इर्द गिर्द आ खड़े हुए। एक ने कहा, मैंने उसे देखा है, दोपहर को जब मैं दही लेने जा रहा था तो वो गराज की छत पर बैठी थी, उसके बाद मैंने नहीं देखा। दूसरा बोला, मैंने उसे मैदान के पार जाते देखा था, सड़क की तरफ जा रही थी। इतने में पीछे से आवाज़ आई, वो देखो माड़ू आ गई। कहाँ, कहकर सब घूमे। ओ नहीं, वो तो कुत्ता है। और सब लड़के हंसने लगे। तो एक ने तालियां भी बजाई। फूला के घर के सामने एक मैदान था और मैदान के एक तरफ 7-7 3 गलियां अंदर को गई थी। फूला जब मैदान लांघ कर गली की ओर जाने लगी तो लड़कों का जुलूस भी उसके पीछे चला। फूला उसी तरह व्याकुल और बेसुध चारों तरफ माड़ों को ढूंढती हुई चली जा रही थी। गली के सिरे पर पहुंचकर एक दीवार के पास खड़ी हो ऊंची ऊंची आवाज में पुकारने लगी, माड़ो माड़ो मेरी रानी आजा, आजा मेरी बच्ची, अब मैं तुझे कभी कुछ न कहूंगी। इस पर एक लड़का कूदकर दीवार पर चढ़ गया और वहां से ऊंची ऊंची आवाज में बोला, आजा मेरी बच्ची आजा, आ माड़ो मेरी रानी आजा। और इसके बाद कई लड़के इसी अंदाज में आवाज लगाते हुए माड़ों को पुकारने लगे। जुलूस काफी दूर तक जाता जो अंधेरा न बढ़ने लगता और फूला की पड़ोसिनों को फूला की दुर्दशा पर तरस न आ जाता। गोमती की माँ ने लड़कों को दुत्कारा, पीछे हटाया और बड़े आग्रह से उसका हाथ पकड़कर उसे उसके घर वापस ले गई। लड़के बिखर गए और पड़ोसी ने फूला के भाग्य की चर्चा करती हुई धीरे धीरे अपने घर चली गई। फूला घर पर लौट तो गई पर उसके मन को चैन कहाँ। खाली घर जैसे काटने को दौड़ता था। ये पहली रात थी जब माड़ो उसकी गोद में न थी। फूला ने जैसे तैसे हुआ रसोई बनाई, फिर सालन रोटियां दूध का कटोरा ढक संभाल कर रखा और चौके में से निकल आई।
जल्दी से माड़ों के प्याले को दूध से भरकर ऐन मेज के नीचे रखा जहां माड़ो उसे रोज पिया करती थी। फिर लैंप हाथ में उठाकर धीरे धीरे संभलती ठहरती सीढ़ियां उतरने लगी। 5 बरस के बाद दिन में दूसरी बार सीढ़ियां उतरते हुए उसके पांव कांप रहे थे और लैंप हाथ में डोल डोल जाता था। इधर फूला माड़ू माड़ू करती हुई बिल्ली के पीछे प्राण दे रही थी। उधर फूला का घरवाला बाबू दाताराम सनातन धर्म मंदिर के बाहर भक्तों के जूते जोड़ रहा था। घर जाकर क्या करे? फूला तो मुंह के बीच में फंसी पड़ी है। वो क्यों उसमें फंसे? उसके लिए सेवा में आनंद था। फूला का घरवाला पानी के महकमे में बाबू था, पर इससे अधिक वो सनातन धर्म मंदिर का सेवादार था। जब जवानी के दिन थे तो दफ्तर से वक्त पर घर आ जाया करता था। कभी कभी फूला को घुमाने भी ले जाया करता था। और फूला हाँफती हुई सड़क के एक सिरे पर होती तो वो दूर दूसरे सिरे पर जा पहुंचता और हम साए हंसते। मगर जवानी के बाद जो ही बाल सफ़ेद होने लगे और घर में कोई तीसरा जीव न आया तो मन वैराग्य से भरने लगा। अब आगे फिक्र करनी चाहिए। फूला तो मोह के जाल में लिपटी पड़ी है। वो खुद तो सेवा करके कुछ पुण्य कमा ले ताकि अगले जन्म में काम आए। यूँ गिरस्ती और रोजी दोनों के कर्तव्य बड़े निर्लिप्त मन से निभाया जा रहा था, पर मन उसका भगवत भजन में नहीं था। बाहर चांदनी छिटकी हुई थी और कोहरा पड़ने लगा था। जब फूला लैंप उठाए गलियों के अंधेरे कोनों में, छज्जों और सीढ़ियों के नीचे, घूरों और दीवारों पर माड़ों को ढूंढ रही थी। गलियां सूनी पड़ी थी। लोग अपने अपने घरों में आग तापते अपने बाल बच्चों के साथ सुख की घड़ियां बिता रहे थे। कहीं कहीं घरों के अंदर बैठी फूला की साथिनों ने उसकी आवाज़ सुनी। कोई हंसी, किसी ने आह भरी, मगर सब अपने अपने बच्चों को खिलाने पिलाने में व्यस्त थी। कोई बाहर ना आई, और आती भी क्यों कर? फूला तो पिल्ले के मुंह में सनक गई थी। फूला 2 गलियां घूम घाम कर तीसरी में जाने ही वाली थी कि एक जगह उसे ऐसा भास हुआ जैसे उसने माड़ों को देख लिया है। एक दीवार पर 2 बिल्लियां एक दूसरे के पीछे भागी जा रही थी। फूला भी घूम कर उन्हें देख ही रही थी कि वो छलांग लगाकर दीवार के दूसरी तरफ चली गई और दीवार के पीछे से उनके लड़ने चीखने की आवाज़ें आने लगी। फूला भागती गिरती उस दीवार के नीचे जा खड़ी हुई। माड़ो माड़ो आ जा, पगली यहाँ क्या कर रही है? ये वक्त कोई बाहर घूमने का है। फूला उसी दीवार के नीचे खड़ी हो गई और बार बार माड़ो को पुकारने लगी। उसे विश्वास था कि माड़ो उसकी आवाज़ सुनते ही भागकर उसके पास लौट आएगी, मगर माड़ो नहीं आई। खड़े खड़े फूला के पांव सुन्न होने लगे। वो मन ही मन क्षुब्ध और दुखी होने लगी कि माड़ो उसकी आवाज़ सुनकर भागी क्यों नहीं आई। जब गली के सिरे पर उसे कोई आदमी आता हुआ नजर आया, झट पहचान गई और भागी हुई उसके पास जा पहुंची और बोली, माड़ो मिल गई है। इस दीवार के पीछे अभी अभी मैंने उसे जाते देखा है। तू यहाँ क्या कर रही है? सारा घर खुला पड़ा है। तू सीढ़ियाँ कैसे उतर आई? माड़ो इस दीवार के पीछे अभी भाग कर गई है। बाबू ताताराम पहले ही माड़ो की वार्ता सुन चुका था। गुस्से से भरा हुआ घर से निकल कर आया था। यूं पहर रात गए एक बिल्ली के पीछे पीछे मारे मारे फिरना उसे अज्ञान और मोह अंधता की चरम सीमा नजर आई। बिगड़ कर बोला, तूने मुझे रुस्वा कर दिया है, कहीं का नहीं छोड़ा। एक पिल्ले के पीछे भागती फिरती है। ये वक्त होता है भगवान के चरणों में बैठने का। तू बिल्लियां कुत्ते ढूंढ रही है। तेरी अकल ठिकाने है या नहीं? मगर फूला गिड़गिड़ा के फिर बोली, मेरा दिल कहता है माड़ो दीवार के पीछे है। वो सुनी तुमने आवाज़? मेरी बला से मरी है या जीती? तू घर चल। हाय हाय, शुभ शुभ तो बोलो। तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे माड़ो कोई पराई हो। जो माड़ो है तो इस वक्त तुझे वो पकड़ाई देगी? जानती नहीं आजकल इनका मौसम है। नज़दीक जाओ तो वो काटने को दौड़ेगी। अब भगवान के वास्ते घर चल। और बापू दाताराम घसीट कर फूला को घर ले चला। उस रात जब फूला और बाबू दाताराम अपनी अपनी खाट पर लेटे तो बाबू दाताराम का मन भारी हो उठा। मन में पश्चाताप आने लगा। इसमें इसका क्या दोष? मोह माया में डूबी हुई है, पर इससे इसका दिल तो भरा रहता है। बिल्ली से भी घर भरा भरा तो लगता था। 3 जीव तो घर में सोते थे, अब तो यहाँ पर और खाली खाली लगेगा। फिर विचारों की श्रृंखला स्मृतियों में जा मिली। मुंह में से हल्की सी सांस निकली। सभी कहते थे हकीम आसानंद के पास गर्भ का नुस्खा है, जो उसकी दवाई करती तो शायद ठीक हो जाती, शायद इसके भी बाल बच्चे हो जाते। फिर उसी वक्त दिल में एक और हुक सी उठी, मैंने भी जिंदगी में क्या सुख पाया। बांझ औरत घर बिठा ली। सब कहते थे दूसरी शादी कर लो। जो उस वक्त शादी की होती तो घर में 5-5 बेटे होते।
बाबूजी की आंखों के सामने इस छोटे से घर का आंगन खेलते बच्चों से भर गया। कोई मेज पर चढ़ा हुआ था, कोई खिड़की पर, कोई फर्श पर बैठा कागज और खिलौने फैलाए खेल रहा था, कोई माँ के साथ चिपटा हुआ था। बाबू दाताराम के मन की सोई ही ख्वाहिशें जागने लगी। अभी भी उसे इसके बाप के घर भेज दूं और दूसरा ब्याह कर लूं, या ये यहीं पड़ी रहे, मेरा क्या लेती है। बाल बच्चों का मुंह तो देखूंगा। बाबू दाताराम के मन को सहसा धक्का सा लगा। उसी वक्त सिर के नीचे से दोनों हाथ निकालकर छाती पर जोड़ लिए और मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे गुनाह माफ करना। यूं ही मेरे मुंह से निकल गया है। मेरे मन में अब कभी इसे छोड़ने का विचार नहीं आएगा। जिसमें तेरी रजा है मैं उसी में खुश हूं। प्रार्थना अभी समाप्त नहीं हुई थी कि फूला की खाट के चटकने की आवाज़ आई। फूला करवट ले रही थी। सुनो जी, सो गए कि जागते हो? क्या है फूला? क्या माड़ूक अब कभी वापस नहीं आएगी? बाबूजी की विचार श्रृंखला भंग हो गई और मन अतीत से वर्तमान में आ पड़ा। मगर संभल गए और क्रोध को दबाते हुए बोले, अब सो जा फूला, कान मत खा। मैं क्या जानूं आएगी या नहीं। जो बिल्लियों के बच्चे बाले हो जाएं तो क्या वो घर छोड़ जाती है, अपना घर अलग बसा लेती है? बाबूजी का मन झुंझला उठा। कुछ कहने ही जा रहे थे कि फूला ने बड़े आग्रह से कहा, अच्छा, जहाँ रहे सुखी रहे, पर अब जो माड़ू आ गई तो मैं उसे कभी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। उसके बाल बच्चे भी हुए तो उन्हें अपने पास रखूंगी। मैं 5-5 बच्चे पाल सकती हूँ। बच्चे पालने में है ही क्या। और फूला माड़ों के लौटने की फिर राह देखने लगी और बापू दाताराम का मन फिर घर से उचाट होने लगा। ऐन उसी वक्त माड़ो चुपके से बाहर से आई और फूला के पलंग के पायते दुबक कर बैठ गई। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको मेरा वाचन पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।